गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और काव्य में आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के इस पर्टिकुलर वीडियो में फुल चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। तो ये जो पूरा चैप्टर हमने किया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसके सारे पार्ट्स और सारे टॉपिक्स अलग से ईसीजी, सर्कुलेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, उसके अलावा ब्लड ग्रुप, ईसीजी फैक्टर्स, ईसीजी फैक्टर नहीं, आरएच फैक्टर, ब्लड ग्रुपिंग, सब कुछ हो चुका है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर वीडियो के लिए देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज यहाँ पे हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो एक बार में वैनिश आउट करने वाले हैं, ताकि कोई भी जो है हमारी क्वेरी ना बचे, और इसके अंदर हम सारे के सारे टॉपिक्स को एक साथ लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो ब्लड है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है हमारे पूरे बॉडी का। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है, अब ब्लड के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ब्लड जो है वो एक कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, ब्लड क्या है? एक कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, और हमने और क्या देखा था? ब्लड की जो स्टडी होती है वो सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाती है। उसके अलावा ब्लड जो है ये एक नेचुरल कोलॉइड है। क्या है? नेचुरल कोलॉइड। अब कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड ऐसे लिक्विड को कहते हैं जो कि किसी एक चीज से मिलकर नहीं बना हुआ रहता। अगर आप उसे फिल्टर करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो 100% फिल्टर आउट नहीं होंगे। कुछ रिटेंटेड में रह जाएंगे, कुछ फिल्टरेट में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब हार्ड पार्टिकल्स कह सकते हो आप, ब्लड में रफ पार्टिकल्स होके प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, मतलब वो और लिक्विड पार्ट से मिलकर जो सब्सटेंस बनता है उसे कोलॉइड कहते हैं। तो ये ब्लड जो है हमारा एक नेचुरल कोलॉइड है। फिर ये जो ब्लड है ये इसका जो पीएच होता है, जो पीएच स्केल होता है ब्लड का, वो होता है 7.5 या 7.4 टू 7.5, यानी कि ये बेसिक मीडियम को शो करता है। उसके अलावा ब्लड जो है ये मेल्स में 5 लीटर, मेल में 5 लीटर और फीमेल्स में मेल्स में 5.5 लीटर, 5.5 लीटर और फीमेल्स में 5 लीटर पाया जाता है, यानी कि मेल्स से ½ लीटर लेस। ठीक है, उसके अलावा ब्लड में ना हीमोग्लोबिन होता है जो कि आयरन के लिए, आयरन बढ़ाने या घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्लड में आयरन की जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी, तो एक एवरेज ब्लड में आयरन की क्वांटिटी होती है 14 to 13 ग्राम्स। ठीक है, 14 to 13 ग्राम्स होती है वो आयरन की क्वांटिटी होती है। अब ये जो ब्लड है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ब्लड जो है वो ऐसे बच्चे के अंदर जो भी पैदा नहीं हुआ है उसके अंदर जो लीवर होता है, तो वो लीवर का मीसोडर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रिपेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता उसमें बोन्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। थोड़ा सा भी मुड़ेंगी तो वो एक ही जगह पे अकड़ जाएंगी, इसलिए बोन्स में जो है ब्लड नहीं बनता
एम्ब्रियो के केस में जब वो एम्ब्रियो बेबी के रूप में बाहर आ जाता है तब हम कह सकते हैं कि जो एडल्ट्स हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो ब्लड है वो बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो यानी कि आप अगर कोई बोन लेंगे, ठीक है, चाहे वो नॉनवेज वाले चिकन की हो या किसी की भी हो, और उसे अगर आप ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, ठीक है, तो आपको उसके अंदर ब्लैक 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 चीजें निकलेंगी। आप एक बार क्या करना, ठीक है, कि अगर आप मान लो चिकन का लेग पीस खा रहे हो तो उसमें उसकी बोन को क्रैक करना, तो उसके अंदर आपको नेट लाइक ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि बोन मैरो होता है। ठीक है, वो बोन मैरो ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पूरे के पूरे ब्लड को बनाने के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन, जिसमें से एक होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि फैटी और ऑयली चीजों में ज्यादा पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर इसका वॉल्यूम 14 ग्राम पर डेसीलीटर से इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक इसलिए आता है क्योंकि हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है या जो फैट है उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जब ब्लड हार्ट में जाता है तो हार्ट के आउटर लेयर पे और हार्ट के अंदर जो उसकी वेन होती है कोरोनरी साइनस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें जाके स्टिक हो जाता है और उसे ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हार्ट को जितना ब्लड चाहिए रहता है नहीं मिल पाता और हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है हार्ट अटैक का कारण, हाइपरटेंशन भी हार्ट अटैक का कारण हो सकता है या कुछ और भी। ठीक है, अब विलियम हार्वे ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब तक ब्लड बॉडी में सर्कुलेशन करता रहेगा कंटिन्यूसली, तब तक हमारे बॉडी का टेम्परेचर फ्रॉम इनसाइड 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसलिए अगर आप किसी विंटर मतलब स्नो वाली जगह पे जाएं या बहुत ज्यादा गर्म रेगिस्तान वगैरह में जाएं तो आप बाहर से तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा गर्म होता रहेगा, लेकिन अंदर से वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, जिसके कारण हीट जो है वो जनरेट होती जा रही है। ठीक है, अब समझते हैं कि जो ब्लड है वो दिखता तो लिक्विड है, लेकिन क्या वो सिर्फ लिक्विड से बना हुआ रहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्लड है वो क्या है, वो एक कोलॉइड है। ओ लगता है लिखा नहीं, ब्लड क्या है, कोलॉइड है, ये लिखता है ब्लड क्या है, कोलॉइड है, यानी कि ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। तो ब्लड जो है ये बेसिकली जो देखा जाए तो दो चीजों से मिलकर बना है। एक है इसका लिक्विड पार्ट जो कि है प्लाज्मा, और एक है उसका पार्टिकल्स वाला पार्ट जिसे कहते हैं कॉर्पस्कल्स। ठीक है, अब देखो इसके बारे में अपन जान लेते हैं थोड़ा सा, लिक्विड पार्ट क्या है और कॉर्पस्कल्स वाला पार्ट क्या है। तो देखो ब्लड जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक है प्लाज्मा जो कि पूरे के पूरे ब्लड का 60% है, और दूसरे हैं कॉर्पस्कल्स जो कि बचे हुए ब्लड के 40% है। ये 60% और 40% मिलकर 100% ब्लड जो है वो जनरेट आउट करते हैं। लेकिन इसके भी कुछ टाइप्स है, जैसे प्लाज्मा जो है इसके दो टाइप्स है, यानी कि प्लाज्मा दो चीजों से मिलकर बना है, एक है फाइब्रिनोजेन और एक है प्रोथ्रोम्बिन। नहीं, फाइब्रिनोजेन है फाइबर स्ट्रक्चर, और एक और क्या था, ओके प्रोथ्रोम्बिन ही है, प्रोथ्रोम्बिन।
ठीक है। और कॉर्पसल्स के अंदर होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है। तो ब्लड किससे मिलकर बना है? प्लाज्मा और कॉर्पसल। प्लाज्मा फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर बना है। अगर आप इसमें से फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो प्लाज्मा जो है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लगता है, तो वो पतला हो जाएगा। और प्रोथ्रोम्बिन निकाल देंगे अगर, तो ये डार्क येलोइश रहता है, तो लाइट येलोइश हो जाएगा। ठीक है। प्लाज्मा येलो ही होता है लेकिन डार्क येलो दिखता है। लेकिन अगर इसमें से हम बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन को निकाल दें तो ये लाइट येलोइश दिखेगा। ठीक है। और कॉर्पसल्स में क्या आते हैं हमारे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इन तीनों के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। ठीक है, चलो। आरबीसी, आरबीसी का जो टेक्निकल नाम है वो है एरिथ्रोसाइट। ठीक है। एरिथ्रोसाइट जो है ये है आरबीसी का टेक्निकल नेम। आरबीसी जो है ये रेड इन कलर होते हैं। इनका शेप स्फेरिकल और कह सकते हो इन बिटवीन जो है थोड़ा सा चपटा रहता है। ठीक है, यानी कि डम्प्ड रहता है। कैसे मतलब? देखो, जैसे कि एग्जांपल दूं, मान लो आपने कोई सर्कल बनाया, या आटा लिया आपने, आटे का आपने सर्कल बनाया और उस आटे के सर्कल के अंदर आपने एक छोटा सा गड्ढा कर दिया। जैसे ये मार्कर है, ये इतना पूरा सर्कुलर है और आप बीच में अंदर एक छोटा सा डैम्प है, तो इस तरीके का जो है हमारा आरबीसी दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद जो आरबीसी है इसके अंदर जो एबिलिटी होती है ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने की, वो हायर एल्टीट्यूड्स पे कम हो जाती है, ड्यू टू विच इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। यानी कि मान लो अगर आपके अंदर आरबीसीज है, अगर आप नॉर्मल एक टेम्परेचर पे रह रहे हो तब तो आपके आरबीसी में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हिमालय जैसे हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो आपके आरबीसी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्विंग की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण इनका जो साइज है वो एक्चुअल साइज से डबल हो जाता है स्वेलिंग के कारण। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे आरबीसी की। एक और बात कर लेते हैं, ये जो आरबीसी है इसके अंदर ना न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है, इसलिए हम इससे डीएनए की जांच नहीं कर सकते। ठीक है। और साथ ही साथ आरबीसी जो है, अब देखो हमने देखा है चाहे कोई सी भी सेल हो उसके अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, मतलब इसके अंदर लाइसोसोम भी नहीं होगा,
और लाइसोसोम क्या करता है, डेड सेल्स को खाता है। तो अगर ये मर गया आरबीसी तो इसे खाएगा कौन, इसे डाइजेस्ट कौन करेगा? तो ये जो है एस्प्लीन, ये जो है आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहलाता है, ग्रेवयार्ड। और ये एस्प्लीन आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहलाता है, क्योंकि इमरजेंसी के केस के लिए इसके अंदर थोड़ा बहुत जो आरबीसी है वो स्टोर रहता है, और जो मरा हुआ आरबीसी है वो भी इसी में आके मरता है। ठीक है, इसलिए इसे ग्रेवयार्ड कहा गया है। उसके अलावा ये जो आरबीसी है इसका लाइफ स्पैन है 120 डेज। 120 डेज के बाद आपका एक एवरेज आरबीसी जो है वो मर जाता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट, और जो ल्यूकोमिया कैंसर है वो इसके बहुत ज्यादा इंक्रीज इन नंबर या डिक्रीज इन नंबर के कारण हो सकता है। अच्छा, आरबीसी की जो क्वांटिटी है, वैल्यू है, ठीक है, हमारे ब्लड में वो है 50 लाख। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है नाम से ही पता चल रहा है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो ये व्हाइट कलर के होंगे, व्हाइट इन कलर। इनका काम क्या है, पहले तो ये जान लो कि इनका जो है कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, फिक्स्ड शेप इज नॉट देयर, or you can say they do not have any fixed shape. Nucleus is present. ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी कितनी होती है 10,000। लाइफ स्पैन कितना होता है 7 days, 7 नहीं 4 days। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का जो मेन रोल है वो है कि ये डिजीजेस से फाइट करता है, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। और इसके कुछ टाइप्स पाए जाते हैं। और वो क्या टाइप्स है, पहला है एंटीबॉडी, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है मोनोसाइट, चौथा है न्यूट्रोफिल, पांचवा है एसिनोफिल, और छठवा है बेसियोफिल। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट इन कलर होता है, इसका फिक्स शेप नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए इससे डीएनए की जांच हो सकती है। इसकी जो काउंट है 10,000 होती है बॉडी के अंदर, ये 4 दिन तक जिंदा रहता है, और ये फाइट अगेंस्ट डिजीज करता है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए डब्ल्यूबीसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। चाहे कोई भी टाइप की डिजीज हो, डब्ल्यूबीसी उस डिजीज से लड़ता है। कैसे? अपने इन 6 टाइप से। पहला है एंटीबॉडी, दूसरा लिम्फोसाइट, तीसरा मोनोसाइट, चौथा न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसियोफिल। तो बेसिकली ये जो 3 है ये मिलकर इससे लड़ते हैं। कैसे? एंटीबॉडी जो है वो पूरे ब्लड में डिसॉल्व रहता है, इसलिए ये पूरा ब्लड पूरे बॉडी में रोटेट करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। अगर कोई डिजीज एंटर हुई तो एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाता है कि डिजीज एंटर हो गई है बॉडी के अंदर, और वो जाके लिम्फोसाइट को इन्फॉर्म करता है। लिम्फोसाइट बी और टी पाए जाते हैं, जो दोनों मिलकर डिजीज को
एट द पॉइंट या एट द स्पॉट ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। और जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल है, ठीक है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये दोनों मिलकर उस डिजीज को डाइजेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये डिजीज को डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो बॉडी में पड़े पड़े वो डिजीज सड़ जाएगी, जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाएगा और ये सीवियर कॉजेस को की तरफ जा सकता है, ठीक है। और एसिनोफिल और बेसियोफिल भी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा WBC, जो कि हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और इसके बढ़ जाने से या घट जाने से कैंसर हो जाता है, जिसे हम ल्यूकोमिया कहते हैं। अब बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट की, यानी कि प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट, अब प्लेटलेट के बारे में जान लेते हैं। प्लेटलेट्स जो है ये भी ऑलमोस्ट येलो कलर के होते हैं, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस एब्सेंट, इनका काउंट होता है 2 lakhs इन नंबर। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 7 days का। उसके अलावा जो प्लेटलेट्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। और डेंगू जैसी जो बीमारियां होती है उनमें ये प्लेटलेट डिक्रीज हो जाते हैं। तो प्लेटलेट जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसकी वैल्यू 2 lakhs होती है, लाइफ स्पैन 7 days होता है। और अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो आपने देखा है ना, वो ब्लड वहीं की वहीं जम जाता है और वहाँ पपड़ी जम जाती है और कुछ देर बाद पपड़ी हट जाती है, चमड़ी आ जाती है वापस। तो वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा बॉडी के बाहर तो ब्लड लॉस होता रहेगा, जिसके कारण आपकी डेथ हो सकती है एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण, ठीक है। और ये बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसे भी मेंटेन करके रखता है। लेकिन डेंगू जैसी जो बीमारियां हैं उसमें ये प्लेटलेट का काउंट 10,000 5,000 तक गिर जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट डिजीज है रिलेटेड टू प्लेटलेट। ये हो गया आपका ब्लड के तीनों कॉर्पुसेल्स, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, WBC, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम करेंगे ब्लड क्लॉटिंग को, ओके। चलो अब बात करते हैं किसकी, ब्लड क्लॉटिंग की। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड का क्लॉट हो जाना या फिर जम जाना बॉडी के बाहर किसी कट या इंजरी पर। ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है इसे कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं और ये अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स टेक करती है अकर होने में, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कहलाती है कैस्केडिंग प्रोसेस और ये अप्रोक्सीमेटली लेता है 4 to 5 मिनट्स क्लॉट बनाने में। लेकिन ये ब्लड क्लॉट जो है ये बनता कैसे है? तो ये जो ब्लड क्लॉट है ये टोटल 4 स्टेप्स में बनता है। पहला है जब मान लो यहाँ पे कट गया तो ब्लड लॉस होगा। ब्लड में प्लाज्मा है और कॉर्पुसल्स है, तो प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा में जो प्लेटलेट प्रेजेंट होता है वो प्लेटलेट, ठीक है, वो
प्लेटलेट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर प्लेटलेट क्या करता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। अब आप इसको प्लेटलेट मत लिखो, आप इसका टेक्निकल नाम ही लिख लीजिए, थ्रोम्बोसाइट, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक फाइबर होता है। उस प्रोथ्रोम्बिन नाम के फाइबर प्लस कैल्शियम के साथ अटैच करके थ्रोम्बिन बना लेता है। क्या बना लेता है? थ्रोम्बिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ अटैच होकर थ्रोम्बिन बना लेता है। और ये जो थ्रोम्बिन है, ये फाइब्रिनोजेन के साथ कांटेक्ट करता है, जो कि मिलकर फाइब्रिन बनाते हैं। और ये जो फाइब्रिन बनता है ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड के कॉर्पस्कल्स के साथ मिलकर ब्लड को क्लॉट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली 4 स्टेप्स में हमारा ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले स्टेप में ब्लड बाहर आया बॉडी के कट लगने पर, और थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया और उसने थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कैल्शियम जो बॉडी के अंदर और प्रोथ्रोम्बिन बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है उससे मिलकर थ्रोम्बिन बनाया। थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फाइब्रिन बनाया, जो कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस फाइब्रिन ने कॉर्पस्कल्स के साथ मिलकर ब्लड को क्लॉट कर दिया। अब यहाँ पर एक नोट है, आप उस नोट को लिख लीजिए कि जो हेपरिन नाम का एंजाइम होता है, हेपरिन नाम का एंजाइम ये प्रिवेंट करता है ब्लड को बॉडी के अंदर क्लॉट होने से। ब्लड का बॉडी के बाहर क्लॉट होना जरूरी है, नहीं तो ब्लड लॉस हो जाएगा जिसके कारण डेथ जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया तो ब्लड क्लॉट अगर मान लो बॉडी के अंदर हो गया तो वेन्स या आर्टरी के अंदर ही होगा। अगर वेन या आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया तो ब्लड फ्लो नहीं होने देगा। और वेन्स और आर्टरीज में प्रेशर कितना रहता है ब्लड का? 120/80, 120 आर्टरी में 80 वेन्स में। तो इतने प्रेशर के साथ अगर ब्लड आएगा और क्लॉट के कारण आगे नहीं बढ़ पाएगा तो आर्टरी या वेन डैमेज तो होगी, इवन तो फट भी सकती है। इसलिए बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो, स्पेशली ब्रेन में, कभी कभी सुना है ना ब्रेन में क्लॉट हो गया, तो वो क्लॉट प्रिवेंट होने के लिए हेपरिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वो बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होने देता, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो इजीली टेक प्लेस करता है। लेकिन अगर ये हेपरिन ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, बॉडी के बाहर तो ब्लड क्लॉट होना जरूरी है, फिर ये हेपरिन कहाँ जाता है? बॉडी के बाहर कट लगने पर। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही हेपरिन जो है वहीं पे मर जाता है, जिसके कारण जो ब्लड के एंजाइम्स होते हैं यानी कि ये सारे ये मिलकर ब्लड इजीली क्लॉट कर सकते हैं। इसलिए कभी आप नोटिस करेंगे तो डॉक्टर्स जो है नीडल लगाते समय या वैक्सीनेशन करते समय थोड़ी सी दवाई बाहर फेंक देते हैं, ताकि उस नीडल के साथ ऑक्सीजन भी एंटर ना हो जाए। ये एंटर हो गया तो वो एरिया टाइट हो जाएगा और वहां का हेपरिन क्योंकि मर जाएगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण मसल्स में अक्सर जो है टाइटनेस आ जाती है और वो पेन देता है। ठीक है, और ब्रेन हेमरेज जो है वो इसी के कारण होता है, ब्लड क्लॉट के कारण। लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि
हेपरिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हो गया हमारा ब्लड क्लॉटिंग। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग और आरएच फैक्टर की। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग और आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है और जो आरबीसी होते हैं, इनमें एंटीबॉडी और एंटीजेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीजन जो होते हैं वो हमारे ब्लड ग्रुप को बताते हैं, जिन्हें हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, ए, बी, ओ या ए बी। और एंटीबॉडी जो होती हैं उन्हें हम स्मॉल से डिनोट करते हैं, ए और बी। और दो ही एंटीबॉडी होती हैं, ए और बी। लेकिन एंटीजन यानी कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है। तो टोटल 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। लेकिन हम इसे पहचानते कैसे हैं कि किसका ब्लड ग्रुप ए है, किसका बी है, किसका ओ है, किसका ए बी है? तो देखो, डॉक्टर्स जो हैं, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो डॉक्टर्स आपका ब्लड लेते हैं, 2 ग्लास की स्लैब्स पर उसे साथ में रब करते हैं ताकि वो और पतला हो जाए, और माइक्रोस्कोप के अंदर ये नोटिस करते हैं कि जो आपका आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल, उसकी आउटर लेयर पे कोई ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उन्हें पता चल जाता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो हमेशा उसके साथ एंटीबॉडी बी ही होगी। एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। एंटीबॉडी बी और ब्लड ग्रुप ए। क्यों? क्योंकि ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है और एंटीबॉडी बी जो है वो थोड़ी कर्व्ड है कर्व्ड। और एंटीबॉडी ए जो होती है वो थोड़ी सी कोनिकल होती है। इसलिए अगर ये कोनिकल शेप इस एंटीबॉडी ए कोनिकल शेप के अंदर फंस गया तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण पर्सन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। इसलिए इसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है, और क्योंकि इसका एक कर्व शेप है तो ये कोनिकल जो पॉइंट है वो इसमें फंस नहीं पाता और ब्लड इजीली फ्लो होता है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। ब्लड ग्रुप बी के लिए डॉक्टर्स आरबीसी के बाहर इस टाइप का कर्व नोटिस करते हैं। अगर ये कर्व प्रेजेंट है इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप बी है, और अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है आपके अंदर एंटीजन ए होगा, सॉरी एंटीबॉडी जो है वो ए होगा। क्यों? क्योंकि अगर बी के जैसा कर्व एंटीबॉडी बी के इस कर्व में फंस गया तो फिर से वही ब्लड फ्लो नहीं होगा और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। एंटीबॉडी बी अगर ब्लड ग्रुप ए, एंटीबॉडी ए अगर ब्लड ग्रुप बी। लेकिन अब मुझे बताओ कि अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? कमेंट करके बताओ, ए होगी या बी होगी? एंटीबॉडी, एंटीजन तो ए बी है, ब्लड ग्रुप तो ए बी है, एंटीबॉडी क्या होगी? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोन भी है, वो ए में भी फंस जाएगा, और कर्व भी है तो बी में भी फंस जाएगा। इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, और एंटीबॉडी ही डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है जो डिजीज के प्रति हमें हमारे बॉडी को इन्फॉर्म करती है। और इसलिए ये नोटिस किया गया है कि जिन ए बी ब्लड ग्रुप वालों की
में क्योंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए AB ब्लड ग्रुप वाले जो पीपल है बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी ही नहीं है ना। एंटीबॉडी नहीं है तो जल्दी डिजीज के बारे में पता नहीं चल पाता और तब तक डिजीज अपना काम कर बैठती है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो O ब्लड ग्रुप होता है ये बहुत ही रेयरली पाया जाता है। O ब्लड ग्रुप का केस इज द रेयरेस्ट केस। और क्यों? क्योंकि इसकी जो RBC होती है, इसकी आउटर वॉल्स पे किसी भी टाइप का कॉनिकल या स्फेरिकल शेप प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण इसके अंदर A और B दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि कोई शेप ही प्रेजेंट नहीं है, तो एंटीबॉडी में कोई भी शेप है ही नहीं, तो एंटीबॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए O ब्लड ग्रुप वाले जितने भी पर्सन होते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनमें एंटीबॉडी A और B दोनों प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर एक नोट है। नोट क्या है कि जो AB ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि ये A और B दोनों के ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है इन केस ऑफ द नीड ऑफ द ब्लड। और O जो है ये यूनिवर्सल डोनर है। अगर मान लो A को ब्लड की जरूरत पड़ी तो ये O वाला भी ब्लड दे सकते हो और A वाला ही ब्लड देना पड़ेगा। और A ब्लड ग्रुप को B ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर B ब्लड ग्रुप का ब्लड दे दिया तो ये कोनिकल शेप इसकी एंटीबॉडी A के साथ फंस जाएगा और ये स्फेरिकल शेप इसके एंटीबॉडी B के साथ फंस जाएगा। इसलिए सेम ब्लड ग्रुप वाले लोगों का ब्लड चढ़ाया जाता है और उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है वो हम RH फैक्टर में जानेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम जान लेते हैं RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर जो है वो रीसस मंकी, इंडिया में बहुत फेमस है, लाल मुंह का बंदर, ठीक है, उसमें पाया गया था पहली बार। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो रीसस मंकी है यानी कि लाल मुंह का बंदर है, उसके RBC के बाहर कोनिकल, स्फेरिकल, प्लेन और बोथ कोनिकल और स्फेरिकल तो पाए ही जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये नोटिस किया कि इसके बाहर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और जिसके कारण जिनमें ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उन्हें पॉजिटिव कह दिया गया और जिनमें प्रेजेंट नहीं है नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप समझ गए हो कि RH फैक्टर क्या है। ज्यादा कुछ नहीं, अगर किसी के बाहर RBC के आउटर वॉल पे कोनिकल, स्फेरिकल या बोथ कोनिकल एंड स्फेरिकल या प्लेन के बाहर ऐसा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो RH फैक्टर पॉजिटिव होता है। और बायोलॉजी में पॉजिटिव मतलब वो चीज प्रेजेंट है और नेगेटिव मतलब कि एब्सेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका RH फैक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं हम डबल सर्कुलेशन की या फिर सर्कुलेटरी पाथवे की, जिसमें हम ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की, लेकिन डिटेल में। अगर आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो आप लाइफ प्रोसेस जो हमारे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 है उसकी प्लेलिस्ट में जाना मेरे चैनल में, और ह्यूमन हार्ट का स्पेसिफिक वीडियो है वो देखना। ठीक है, अब देखो मैं ह्यूमन हार्ट जल्दी से बना लेता हूँ, और जिन्हें बनाना नहीं आता मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया है 1 मिनट शॉर्ट, उसमें मैंने ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को बनाना सिखाया है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। फिलहाल हेडिंग की जरूरत नहीं है,
ठीक है। ये है आपका ह्यूमन हार्ट। अब सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट के मतलब अंदर की जगह सबसे पहले बाहर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसे एक बार देख लेते हैं। कैसे? सिंपल है। बॉडी के बाहर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कुछ इस टाइप का है। ये आपका हार्ट है। यहाँ से यानी इसके लेफ्ट साइड से सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, एरोटा से निकलता है। एरोटा से आर्टरी में जाता है। आर्टरी से आर्टरी ओलस में जाता है। आर्टरी ओलस से ये कैपिलरी में जाता है। कैपिलरीज इसमें से कैपिलरी और बाकी बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, जहाँ पे ये ऑक्सीजन ले लेते हैं। जो ये ऑक्सीजन है इसमें प्रेजेंट, वो ऑक्सीजन ये यूटिलाइज कर लेते हैं और उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर देते हैं, जो वापस हार्ट में वेन्स के थ्रू आता है। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स कैरी करती है हार्ट में, ठीक है। सबसे पहले वेनलेट्स यानी कि सबसे छोटी वेन, फिर वेन्स, फिर वेना कावा, ठीक है, और फिर हार्ट जो कि CO2 रिच ब्लड होता है। और हार्ट जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में दे देता है। लंग्स वापस हार्ट को दे देता है ऑक्सीजन डिसॉल्व करके रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, और फिर से ये हार्ट का ये जो प्रोसेस है ये साइकिल चलता रहता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, अब हार्ट के बारे में जान लेते हैं। हार्ट का ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। Upper two chambers are called atrium. Lower two chambers are called ventricles. These veins are called pulmonary vein, which are only veins which carry oxygenated blood. Pulmonary veins इकलौती ऐसी वेन है जो कि O2 रिच ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। और बाकी सारी वेन्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच को ले जाती हैं। ये वेन्स, ये जो है ये है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर ये जो वॉल्व है आपको दिख रहा, ये है पल्मोनरी वॉल्व। ये जो वॉल्व है ये है एरोटिक वॉल्व, ठीक है। ये जो है ये वाली ओपनिंग ये है एरोटा और ये वाली ओपनिंग है अपर
वेना कावा। और जो लोअर वाली ओपनिंग है ना, ये वाली, ये है लोअर वेना कावा। फिर हार्ट में यहां पर और यहां पर होती हैं दो वेन्स, जिन्हें हम कहते हैं, नाम से में, कोरोनरी साइनस। उसके बाद यहां पर वेना कावा की ओपनिंग के पास और यहां पर जहां पे सेप्टम है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सेप्टम। ये जो है, ये है एवी नोड, एवी नोड, और ये है एस ए नोड। फिर हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। ये बाहर की लेयर पेरिकार्डियम, अंदर की लेयर मायोकार्डियम, और ये बिल्कुल इनर लेयर एंडोकार्डियम। उसके बाद यहां से जो है बहुत सारे ब्रांचेस और फाइबर्स निकले हुए रहते हैं। तो इन ब्रांचेस को हम कहते हैं बंडल ऑफ हेज, और इन फाइबर्स को हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, ये हुई आपके हार्ट की लेवलिंग। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। अब मैं इसे जल्दी से प्रेस कर देता हूँ और अब हम हार्ट की फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, अब देखो हार्ट की फंक्शनिंग क्या है। बॉडी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फिर ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये ओपन होगी और ये पूरा ब्लड यहाँ वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल है। और यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं,
जिन्हें हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ टेंजेंशिया, ठीक है, कॉर्ड ऑफ टेंजेंशिया, कॉर्ड टेंजेंशिया, ये जो होती है ये वॉल्व को, ठीक है, ये जो होती है वॉल्व को ऐसे ब्लड आता है तो ऐसे खुल जाता है और वापस ब्लड ऊपर ना जाए इसलिए बंद हो जाती है। तो कॉर्ड ऑफ टेंजेंशिया जो है ये वॉल्व्स को क्लोज्ड रखने का काम करती है। सिर्फ ये इस तरफ ओपन हो सकता है, वापस इधर ओपन नहीं हो सकता, यानी कि ये ऐसे ही ओपन होगा, ऐसे ओपन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हमारा ब्लड आ गया है, ठीक है, अभी के लिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब यहाँ पर हमारा ब्लड आ गया है। अब इस ब्लड को हमारा जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये पंप आउट करेगा और अब ये एरोटिक वाल्व जो ये ओपन होगी और यहाँ पे भी कॉर्ड ऑफ टेंजेंशिया है, तो ये एरोटिक वाल्व जो है यहाँ से ये ब्लड एरोटा से होता हुआ पूरे बॉडी में चला जाएगा। अब पूरी बॉडी इस ब्लड को यूटिलाइज कर लेगी और फिर ये ब्लड हार्ट के राइट साइड से एंट्री लेगा। सबसे पहले ये आएगा लोअर वेना कावा से राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ये जो हमारा ट्राइकॉस्पिड वाल्व है ये खुलेगा। फिर ये यहाँ आएगा राइट वेंट्रिकल में। यहाँ की मसल्स इसे पंप करेंगी और ये जो पल्मोनरी वाल्व है ये ओपन होगा और ये ब्लड यहाँ से लंग्स में चला जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए और ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए। और फिर ये वापस पल्मोनरी वेन से अंदर आएगा, फिर एट्रियम में आएगा, फिर बाइकस्पिड वाल्व खुलेगी, फिर वेंट्रिकल ओपन होगा, फिर ये वाल्व ओपन होगा और फिर ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ये दो डॉट्स का क्या काम है अब सुनो। सबसे पहले तो इनका काम सुन लो, कोरोनरी साइनस का। कोरोनरी साइनस जो है यहाँ पर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो इसमें से ये थोड़ा सा ब्लड ले लेती है और हार्ट को प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है ताकि वो पंप कर सके। और इन्हीं कोरोनरी साइनस वेन्स में अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो ये ट्यूब्स जो गहरी हैं ये कम होती जाएंगी, इनके बीच का गैप कम होता जाएगा, जिसके कारण ब्लड हार्ट को अच्छे से नहीं मिल पाएगा और हार्ट अटैक आ जाएगा। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होना चाहिए बॉडी में। तो ये कोरोनरी साइनस राइट साइड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई करती है और बाद में ये लेफ्ट साइड में जो दूसरे कोरोनरी साइनस वेन है ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड को यहाँ पे आने वाले डीऑक्सीडेटेड ब्लड के साथ डिसॉल्व कर देती है, जो फिर लंग्स में चला जाता है। ठीक है, अब इन डॉट्स का क्या काम है और ये फाइबर का क्या काम है। ये जो है ये होते हैं नोड्स जो कि एक टाइप का करंट जनरेट करते हैं, इंपल्स, क्योंकि बिना करंट के हमारा हार्ट पंपिंग नहीं कर सकता, धड़क नहीं सकता। ठीक है, तो होता क्या है, ऐसे नोड जो है ये करंट जो है उसे इंपल्स, ठीक है, करंट जो है उसे रेगुलेट करता है या जनरेट करता है, इंपल्स को जनरेट करता है आप कहेंगे। और ये इंपल्स इसके अंदर की मसल की नसों से होती हुई इस पूरे हार्ट में फैल जाएंगी और एवी नोड जो है ये इस इंपल्स को फर्दर बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिसके कारण हमारा हार्ट इलेक्ट्रिक करंट आने पर झटके से पंप होगा। इसलिए अगर आपने कुछ पिक्चर्स देखी होगी तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, दो आयन लाइक स्ट्रक्चर्स को लेते हैं, मशीन को लेते हैं और चेस्ट के पास धक करते हैं, जिसके कारण बॉडी क्या होती है ऐसी हिलती है ना।
तो वो एक्चुअली इन नोड्स को करंट के थ्रू वापस से स्टार्ट करने का जो है प्रोसेस करते हैं या कोशिश करते हैं, ताकि हार्ट अगर रुक गया है तो वापस इन नोड्स में करंट की सप्लाई को ऑन कर सके, इम्पल्स के रेट को ऑन कर सके, और ये करंट जो है इस पूरे फाइबर में ट्रांसपोर्ट हो जाए जो हार्ट के अंदर की मसल है, और ये हार्ट पंप कर सके। इसीलिए ये ऐसे नोड और एबी नोड प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इन दोनों में से कोई सा भी नोड खराब हो जाता है तो ओपन हार्ट सर्जरी करके इनकी जगह पेसमेकर PACEMAKER पेसमेकर का यूज करते हैं। ये पेसमेकर इनकी जगह पर फिट कर दिया जाता है, जो कि इन्हीं के जैसा इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है, जो कि कम से कम 2 वोल्ट्स का होता है। और ये इम्पल्स, ये कम से कम ये जो पेसमेकर है ये 5 से 6 साल आराम से किसी हार्ट को पंप कराने में हेल्प करता है। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू इस पेसमेकर को जो भी नोड खराब हुआ है, SA नोड जिसका फुल फॉर्म है साइनो, SINO साइनो, एट्रियल ATRIAL एट्रियल नोड, और AV नोड यानी कि एट्रियो ATRIO एट्रियो वेंट्रिकुलर VENTRICULAR वेंट्रिकुलर नोड की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हार्ट का पूरा फंक्शनिंग। ठीक है, अब हार्ट से रिलेटेड कुछ डिजीजेस जान लेते हैं। सबसे पहला होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। एक्चुअली हाइपरटेंशन तब होता है जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, यानी कि आपके बॉडी में जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। और एक और डिजीज होती है, इसका नाम मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, ये कोरोनरी साइनस वेन्स में फैट जमा होने के कारण हार्ट अटैक जो आता है, वही हार्ट अटैक का एक और नाम है। वो सेम डिजीज के बारे में जो मैंने आपको बताया वो है। ठीक है, और तीसरा आप एक डेंगू याद रख सकते हैं, जो मैंने आपको प्लेटलेट्स के केस बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स जो हमारे ब्लड को ले जाने का और लाने का काम करती हैं, इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस जान लीजिए। आर्टरीज जो है, सबसे पहले आर्टरी के बारे में लिख लीजिए आप। आर्टरी बॉडी के डीप इनसाइड पाई जाती हैं। सेकेंड, आर्टरीज ओनली एंड ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। थर्ड, आर्टरीज हार्ट से बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। फोर्थ, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर 120 होता है। फिफ्थ, आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, SYSTOLIC सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और फोर्थ, आर्टरीज जो होती हैं ये बहुत ज्यादा थिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब वेन्स के बारे में जान लेते हैं। वेन्स ब्लू कलर की होती हैं और बॉडी के थोड़े ऊपर पाई जाती है, सरफेस पर पाई जाती है। वेन्स, सेकेंड पॉइंट, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से लेकर हार्ट की तरफ ले जाती हैं और हार्ट से लंग्स में ले जाकर प्योरीफाई कराती हैं। थर्ड, वेन्स जो होती हैं इनका प्रेशर 80 होता है। फोर्थ, वेन्स के अंदर के प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और फिफ्थ, जो वेन्स के अंदर हमारा ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। और डिजीजेस मैंने आपको बताई दी, हार्ट अटैक क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, और कोरोनरी साइनस वेन में
फैट जमा हो जाता है तो कौन सी डिजीज होती है वो मैंने आपको बता दिया, हार्ट अटैक, ठीक है। और हार्ट फेलियर भी सेम डिजीज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये था हमारा वन शॉट वीडियो फॉर द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। होप आपको क्लियर हुआ होगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे हेल्दी और बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय। और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।